उसने मेरी नाइटी फाड़ दी और मैं बिल्कुल बिना कुछ पहने हुए उसके सामने आ गई और फिर वह मेरी तरफ आगे बढ़ा। उसने जैसे ही मेरे ऊपर अपना हाथ डाला, पसीने से तरबतर मैं घबराई हुई झट से उठकर बैठ गई। मेरा ये सपना कोई सपना नहीं, बल्कि ये मेरी हकीकत है। मेरे अतीत में मेरे साथ उस आदमी ने होटल के रूम में मेरी इज्जत तार तार करने के लिए जो मेरे साथ किया। मेरा नाम रश्मि है। मैं एक 28 साल की बिजनेस वुमन हूँ। मेरे पति का नाम अभिनव है। वह भी एक बिजनेसमैन हैं। मैं उनके साथ ही मिलकर होटल का बिजनेस करती हूँ। हमारे मुंबई शहर में और गोवा में कई सारे होटल की चेन्स हैं जिनको मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। आज शाम को हमारे यहाँ पर उसी के बिजनेस से रिलेटेड ही एक पार्टी है जिसमें इस शहर के कई बड़े बड़े लोग और हमारे होटल में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। शाम को जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई, मेरे पति अभिनव मुझे रूम में लेने आए। वह मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए। बोले, रश्मि, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लगता है कि दिन ब दिन तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। मैंने कहा, आपको तो बस बातें बनाने को दे दो। चलिए नीचे चलते हैं। सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं नीचे पहुंची तो सभी से मुलाकात करने लगी। अभी मैं सबसे हाय हेलो कर ही रही थी कि तभी मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी और उसे देखकर तो मेरे पैर ही जम गए। मेरा अतीत अचानक से मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। मैं घबरा कर पीछे हटने लगी और इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से मेरे पीछे अभिनव आ गए और वह मुझसे बोले, क्या बात है रश्मि, तुम इस तरह से पीछे क्यों बढ़ रही हो? जब मैं घूमी तो मेरे माथे पर पसीना देखकर वह चौंक गए। वह बोले, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, वह दरअसल मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो अभिनव ने कहा, ठीक है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। कुछ देर में मैं गेस्ट से मिलकर डॉक्टर को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अभिनव बोले, वैसे तो मैं तुम्हें अपने होटल में इन्वेस्ट करने वाले नए इन्वेस्टर से आज मिलाना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली बार ही ये मुलाकात सही। मैं तुरंत ही तेज कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंची और चैन की सांस ली। अब तो मुझे ये सोचकर घबराहट होने लगी कि आखिर वह आदमी हमारे घर की पार्टी में कर क्या रहा था। मुझे अब डर सताने लगा कि कहीं अभिनव को मेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता चल गया तो फिर क्या होगा? क्या वह मुझे तलाक दे देंगे? उस पूरी रात मैं चैन से सो नहीं पाई। मैं उस दिन को याद करने लगी जब मैं नौकरी के लिए दर दर भटक रही थी। एक रात जब मैं अपने कमरे पर लौट रही थी तो अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। तभी जब मैं एक पेड़ के पास आसरा लेने पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो कुछ दूर मुझे एक गाड़ी दिखी जिसे देखकर लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं तुरंत ही एक टैक्सी को रोककर उस आदमी को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंची। तो 3 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने घर वालों को वहां पर बुला लिया था। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे यहाँ लेकर मैं आई थी। वह आदमी और कोई नहीं, अभिनव ही था। अभिनव ने और उसके परिवार ने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कहा। मैं तब नहीं जानती थी कि अभिनव इतने पैसे वाले हैं, क्योंकि इतने पैसे वाले इंसान को मैंने इतना डाउन टू अर्थ कभी देखा ही नहीं था। अभिनव का कहना था कि मैंने उसे दूसरी ज़िंदगी दी है। अगर उस रात मैं उसे वहाँ से उठाकर सही समय पर अस्पताल ना लेकर आती तो वह आज जिंदा ना होते। जब तक अभिनव हॉस्पिटल में एडमिट रहे तब तक मैं उनसे हर रोज़ मिलने जाती रही। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया। मैंने भी उन्हें सब बता दिया। जब उन्हें ये पता चला कि मुझे काम की तलाश है तो उन्होंने मुझे नौकरी ऑफ़र की, जिसे मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अभिनव के साथ 1 साल काम करते हुए मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं एक गरीब हूँ और मेरी कोई इज्जत नहीं है। और एक दिन अचानक मेरी ज़िंदगी ने वह मोड़ लिया जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अभिनव ने मुझे प्रपोज़ कर दिया।
मैंने उन्हें बहुत मना किया कि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, लेकिन वह इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने मुझे जैसे तैसे मना लिया। हालांकि मैं भी अभिनव को दिल ही दिल में चाहने लगी थी। उनकी सादगी और भोलापन देखकर मैं भी उन पर मरती थी। लेकिन क्योंकि हमारे बीच स्टेटस का इतना फासला था कि मैंने अपने प्यार को दिल में दफन कर लिया था। लेकिन अभिनव ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे न सिर्फ अभिनव ने दिल से अपनाया, बल्कि उसके परिवार ने भी खुले हाथों से मेरा खुशी खुशी स्वागत किया। मैंने अपने अतीत के बारे में अभिनव से कभी कुछ नहीं छुपाया था, सिवाय एक बात के, और आज मेरे अतीत का वही छुपा हुआ राज मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले दिन तक मैंने खुद को समझाया कि मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही हूँ। वह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि वह मेरी पार्टी में शामिल हो गया। मुझे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन के बाद हमारे नए इन्वेस्टर के साथ हमारी मीटिंग थी, जिसमें मैं भी अभिनव के साथ गई। कुछ देर के इंतज़ार के बाद जब वह नहीं आए तो अभिनव ने कहा कि मैं ज़रा बाहर देख कर आता हूँ। मैं भी थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहलने लगी और बाहर निकल आई। तभी मेरी नज़र फिर से उसी आदमी पर पड़ी। वह आदमी अभिनव के साथ ही हंसता मुस्कुराता हुआ बात करते हुए मीटिंग रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं तुरंत ही पास पड़ी हुई डेस्क के नीचे घुसकर बैठ गई और वह दोनों मीटिंग रूम में अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही मैं फुर्ती से बाहर की तरफ भागी और गाड़ी में बैठकर घर आ गई। अभिनव का मेरे पास लगातार फ़ोन आए ही चला जा रहा था। घर पहुंचकर मैंने उसका फ़ोन उठाया तो वह बहुत परेशान होते हुए बोला, तुम ऐसे अचानक से कहाँ चली गई रश्मि? मैं तुम्हें कब से कॉल लगा रहा हूँ। मैंने कहा, दरअसल मेरी आज फिर से तबीयत अचानक बिगड़ गई और इसीलिए मैं जल्दबाजी में घर पर आ गई। जब मैंने अपनी तबीयत की बात कही तो अभिनव थोड़ा परेशान हो गए। वह बोले, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आए दिन तुम्हारी तबीयत बार बार बिगड़ रही है? मैं जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके डॉक्टर को साथ ही लेकर आऊँगा। शाम को जब अभिनव घर आए तो डॉक्टर को साथ लेकर आए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, शायद कोई टेंशन है जिसकी वजह से इनका बीपी बढ़ा हुआ है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप उन्हें खा लीजिए और आराम करिए। अभिनव ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों परेशान हूँ, तो मैंने उनकी बातों को टाल दिया। 2-3 हफ्ते तक मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं अपने सभी ज़रूरी कामों को ऐसे टाल कर कब तक बैठी रहूँगी। अब तो उस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो चुकी है और अब वह इस शहर से जा चुका होगा, इसलिए अब मुझे पहले की तरह ही अपने बिजनेस को देखना होगा। अगले दिन मैं तैयार होकर ऑफिस पहुंची और अपने केबिन में जाकर सारे कामों को अच्छे से देखने लगी। 10 मिनट के बाद ही मेरी सेक्रेटरी मेरे पास आई और बोली, मैडम, दरअसल अभिनव सर अभी ऑफिस में नहीं हैं, तो क्या आप हमारे न्यू पार्टनर से मिल सकती हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, आप उन्हें केबिन में ले आइए। जैसे ही मेरी सेक्रेटरी उस इंसान को केबिन में लेकर आई, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह और कोई नहीं था। वह हमारा वही न्यू इन्वेस्टर था जिससे मिलने से मैं अब तक बच रही थी। जिस तरह से उसे पहली नज़र में ही मैंने पहचान लिया था, ठीक उसी तरह से उसने भी मुझे पहली नज़र में देखते ही पहचान लिया और चौंक कर उसने मेरी सेक्रेटरी से बोला, तो ये है मिसेज अभिनव मल्होत्रा? मेरी सेक्रेटरी ने कहा, जी हाँ, यही हैं। वह बड़े ही मजाकिया लहजे में बोला, वाओ, दैट्स ग्रेट। अब तो मुझे मिस्टर अभिनव से मिलना ही पड़ेगा। आखिर अब हम पार्टनर जो बनने वाले हैं, तो उनका भला सोचना मेरा फ़र्ज बनता है। वह तुरंत ही केबिन से बाहर निकला। मैं भी घबरा कर उसके पीछे पीछे गई ताकि मैं उसे रोक सकूं, लेकिन तभी सामने से मुझे अभिनव आता हुआ दिखा और वह शख्स जिसका नाम रजत सिंघानिया था, लपक कर मेरे पति के पास पहुंचा और अभिनव को उसके केबिन में लेकर चला गया। मैं भी फुर्ती से उनके केबिन के बाहर पहुंची तो उसके बाद मैंने जो कुछ सुना, मैं पसीने से तरबतर हो गई। उसने मेरे पति से कहा कि क्या वह जानता है कि उसने किससे शादी की है?
मेरे पति ने कहा कि आप हमारे प्रोफेशनल पार्टनर हैं, पर्सनल नहीं, तो फिर आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं? वह बोला, दरअसल मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं? मेरे पति ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, मैं अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानता हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन उस रजत को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वह बोला, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी रश्मि पहले एक हाउसकीपर थी और होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। अभिनव ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम यह सब बातें क्यों कर रहे हो? रजत ने कहा, अरे वाह, तुम तो बड़े ही दिलवाले निकले। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी बीवी उन होटल में आने वाले अमीर आदमियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती थी ताकि वह भी हमारी तरह अमीर बन सके। उसने कई शिकार करने की कोशिश की थी, जिनमें से एक मैं भी था, लेकिन मैं उसकी चाल में नहीं फंसा। तो उसने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मेरी पत्नी से तलाक करवा दिया। लेकिन देखो, उसकी मेहनत रंग लाई और उसने तुम्हारे जैसी बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया और आज करोड़ों की मालकिन और इतने बड़े बिजनेस की ऑनर बनकर बैठी हुई है। अभिनव ने गुस्से से चिल्लाकर रजत से कहा, अपनी ये बकवास बंद करो और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि रश्मि ने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मैंने रश्मि से शादी की है। जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था तो वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका यही कहना था कि उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं, लेकिन मैं इन सब स्टेटस वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने उससे शादी की। अभिनव की इस बात पर रजत ने बड़ी ही शैतानी हंसी हंसी और बोला, तुम बहुत ही सीधे हो अभिनव। उस औरत ने अपने जाल में फंसाकर तुम्हारा बैंड बजा दिया है और तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि वह तुम्हारे साथ वफादार है। बिल्कुल भी नहीं। अरे उसने तो तुम्हें अपने अतीत की आधी सच्चाई ही बताई है, पूरी सच्चाई तो उसने बताई ही नहीं। तुम खुद सोचो कि अगर वह इतनी ही शरीफ होती तो मेरी पत्नी का मुझसे तलाक क्यों करवाती। इतना कहकर रजत कमरे से बाहर आने लगा। जब मैंने देखा तो मैं तुरंत ही पीछे हटकर दूसरे रूम में चली गई। अब तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। मैं तुरंत ही वहाँ से निकली और घर पहुँच गई। शाम को जब अभिनव लौटे तो बिल्कुल शांत थे। वैसे जब भी अभिनव घर लौटकर आते थे तो आते ही मुझे गले से लगा लेते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी देर की खामोशी के बाद वह मेरे पास आए और बोले, रश्मि, क्या आज मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं उनके आने से पहले ही ये फैसला कर चुकी थी कि आज मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। मैंने तुरंत ही उनसे कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या पूछने आए हैं। अभिनव ने मेरी तरफ हैरत से देखा। मैंने कहा कि आप मेरे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं ना? अभिनव ने कहा, हाँ, आज मैं एक बार फिर से तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। उसके बाद अभिनव ने कहा, क्या हमारा जो नया इन्वेस्टर है रजत सिंघानिया, तुम उसे पहले से जानती हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी हाँ ने अभिनव पर बिजली गिरा दी। उसके बाद वह बोले, इसका मतलब तुम अभी तक तबीयत खराब होने का बहाना बनाती रहीं और उससे जानबूझकर नहीं मिल रही थीं। मैंने एक बार फिर से हाँ में सर हिला दिया। मैं अपनी नज़रें झुकाए अभिनव के सामने खड़ी हुई थी। उसके बाद अभिनव ने थोड़ा खींचते हुए बोला, क्या ये सच है कि रजत का तलाक तुमने करवाया था? मैंने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। अब तो अभिनव बहुत गुस्सा होने लगे। उसके बाद वह बोले, इसका मतलब वह रजत जो कुछ भी कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। इसका मतलब तुमने मुझे। इतना कहते कहते अभिनव की जबान लड़खड़ाने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अभिनव की ये हालत देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अभिनव के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, तुमने रजत सिंघानिया की तो पूरी बात सुन ली, लेकिन क्या तुमने अभी तक मेरी पूरी बात सुनी है? मैं आज तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। उसके बाद तुम जो भी फैसला लोगे मुझे वह मंजूर होगा। अभिनव की जगह अगर कोई दूसरा पति होता तो वह अब तक अपनी पत्नी को घर से निकाल चुका होता और उसकी सफाई में कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन मेरा अभिनव बहुत ही सहनशील था।
वह जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं लेता था। उसके जैसा शांत और बुद्धिमान इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। वह जितना ही पैसे वाला था, उतना ही जमीन से जुड़ा हुआ भी था। यही वजह थी कि मैं उसे तहे दिल से प्यार करती थी और अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत मानती थी। इसके बाद मैंने अपने अतीत की परतों को एक एक करके खोलना शुरू किया। मैंने अभिनव से कहा, ये तो तुम जानते ही हो कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और होटल में हाउस कीपिंग का काम करती थी। मैंने कहा, पापा के देहांत के बाद मेरी छोटी बहन और भाई समीर के पढ़ाई का बोझ मेरे ही कंधों पर आ गया था। जिस शहर में मैं थी वहाँ पर तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से मुझे मुंबई जैसे शहर में नौकरी करने के लिए आना पड़ा। यहाँ पहुँचकर जब मेरी एक औरत से थोड़ी बहुत जान पहचान हुई तो उसने मुझे मुंबई के फेमस होटल में हाउस कीपिंग की जॉब पर लगवा दिया। उस वक्त मैं करीब 20-21 साल के आसपास थी। होटल में हर रोज़ न जाने कितने अमीर लोग आते और उनके साथ एक से एक खूबसूरत लड़कियां आती जो बहुत ही महंगे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी पहने होती। ये सब देखकर मेरा भी दिल करता कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाती। मेरे साथ काम करने वाली कई लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स भी थे, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली थी। मेरा रोज़ का सिर्फ यही रूटीन था कि मैं सुबह उठती और अपने ज़रूरी काम निपटा कर होटल जाती और वहाँ लोगों के कमरे साफ़ करती और पूरा दिन यह सब करने के बाद वापस अपने कमरे पर लौट आती। मेरी ज़िंदगी में ना तो किसी का साथ था, ना ही प्यार और ना ही कोई खुशी। एक दिन रजत सिंघानिया उसी होटल में आया जिसमें मैं हाउस कीपिंग का काम करती थी। जब मैं हाउस कीपिंग के लिए उसके कमरे में जाने लगी तो उसके कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और वह किसी लड़की के साथ अपने प्यार के पल बिता रहा था। वह सब देखकर मेरे मन में भी कुछ इच्छाएं जगने लगीं। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उसने बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी। कुछ देर उनके पलों को देखने के बाद मैं चुपचाप वहाँ से वापस लौट आई। रजत सिंघानिया जिस फ्लोर पर रुका हुआ था उस फ्लोर के सभी रूम को साफ करने की ड्यूटी मेरी ही थी। जब मैं हर रोज़ उसके रूम को क्लीन करने के लिए जाने लगी तो मुझे उसकी कुछ बातों के बारे में पता चला, जैसे कि वह वहाँ पर किसी बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ डीलिंग के लिए आया हुआ था जिससे उसे करोड़ों का फ़ायदा होने वाला था। उसके अलावा उसके लोगों से बात करने के अंदाज से मैंने ये समझ लिया था कि वह बाकी सबसे तो अच्छे से बात करता है, लेकिन जब भी उसकी बीवी का फ़ोन आता है तो वह सिर्फ हाँ या हूँ में ही जवाब देता था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि जब उसकी बीवी उसके साथ ही है तो फिर उसे वह बार बार फ़ोन क्यों करती है। लेकिन मुझे लगा कि शायद जब भी वह कहीं बाहर जाती होगी तो उसे किसी न किसी काम से फ़ोन करती होगी। एक दिन जब मैं फिर से रजत सिंघानिया के रूम की क्लीनिंग करने के लिए पहुंची तो उस दिन भी वह अपनी बीवी के साथ अपने प्यार के पलों का लुत्फ़ उठा रहा था। ये सब देखकर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी। मैं भी अपने सपनों में अपने राजकुमार को सोचकर खुश होती और जिस तरह के कपड़े उसकी बीवी ने पहन रखे होते उन कपड़ों में खुद को इमेजिन करती रहती। अगले दिन जब मैं उसके रूम में क्लीनिंग करने के लिए गई तो सामने खिड़की के शीशे से साफ दिख रहा था कि रजत इस समय स्विमिंग पूल के पास बैठा आराम फरमा रहा था। मैं धीरे धीरे उसके रूम की क्लीनिंग करने लगी, जहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल और कॉफ़ी के कप रखे हुए थे और काफ़ी सारी परफ्यूम्स की बोतल भी थीं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। तभी मैंने जैसे ही बिस्तर को साफ करने के लिए चादर को उठाया, उसके नीचे से वही नाइटी निकली जो पिछली रात उसकी बीवी ने पहन रखी थी। वह नाइटी देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में अरमान जाग गए और मैं मन ही मन सोचने लगी कि शायद इस जन्म में तो मुझे इस तरह का कुछ पहनने को ना मिले, और मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत ही उस तरफ बढ़ी जिधर बाथ टब था। बाथ टब रूम के ही हिस्से में था जिसे एक पर्दे से बांटा गया था। मैंने वह नाइटी पहन ली। मैं जैसे ही नाइटी पहनकर खुद को आईने में देखने लगी तभी मेरे होश उड़ गए
क्योंकि पीछे रजत सिंघानिया खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही मुझे उस नाइटी में देखा, वह बुरी तरह से मुझ पर चिल्लाया कि तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि इतनी महंगी नाइटी पहन ली, तुम्हारी इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। और उसने एक झटके से नाइटी को इतनी कस के खींचा कि वह दोनों तरफ कंधों से फट गई और उतरकर नीचे गिर गई और मैं उसके सामने बिना कपड़ों के। इतना कहते कहते मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अभिनव मुझसे पूछने लगे, आगे क्या हुआ रश्मि, मुझे बताओ, रजत सिंघानिया ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं बुरी तरह से सुबक रही थी और लड़खड़ाते हुए शब्दों से कह रही थी, उसने मेरे साथ, लेकिन मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद अभिनव ने मुझे शांत कराया और पीने के लिए पानी दिया। जब अभिनव ने ये देखा कि मैं ये बात बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे मत बताओ, क्योंकि शायद मैं भी ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और अभी के अभी उस रजत का खून कर दूँगा। उसके बाद अभिनव ने मुझसे कहा, तो फिर तुमने मुझे बताया कि तुमने ही उसका तलाक करवाया, लेकिन आखिर क्यों और कैसे। तो मैंने अभिनव को आगे की बात बताना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं बुरी तरह से बिखर गई थी, लेकिन वह सब करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। उसने मेरे मैनेजर को मेरी शिकायत की और मुझे मेरे पूरे स्टाफ के सामने बुरी तरह से बेइज्जत किया। मेरे मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन में मैं वहाँ पर जॉब करके रिज़ाइन देकर वहाँ से चली जाऊँ। इतनी अच्छी जॉब उस रजत सिंघानिया की वजह से मेरे हाथ से चली गई थी। इतने समय से मैं वहाँ पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही थी, लेकिन मेरे मैनेजर को वह सब दिखाई ही नहीं दिया। उसे तो सिर्फ अपने अमीर कस्टमर को खुश करने में ही खुशी मिल रही थी। मेरे स्टाफ के लोगों ने भी सारी गलती मेरी ही निकाल दी कि मुझे इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे और इतना महंगा कपड़ा छूना तक नहीं चाहिए था। उस रात मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि अब दोबारा इतनी अच्छी सैलरी की जॉब मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और दूसरा, उस सिंघानिया ने मेरे साथ जो कुछ किया वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं यही सोच रही थी कि क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, उसका कोई भी मान सम्मान नहीं होता। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं रजत सिंघानिया को छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके लिए मैं उसे सबक सिखाकर ही मानूंगी, ताकि वह दोबारा किसी गरीब के साथ इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। अगले दिन जब मैं होटल पहुंची तो मुझे पहले से ही पता था कि आज उसकी करोड़ों की डील होने वाली है, जिसकी मीटिंग की वह तैयारी कर रहा था। मैं जैसे ही उसके रूम में पहुंची तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि उस तरफ से उसकी बीवी बोल रही थी, जिसने ये कहा कि रजत तो अपनी बीवी को मुंबई जाकर भूल ही गया है, लेकिन वह उसे बहुत मिस कर रही थी और इसीलिए अब वह सिंगापुर से आज दोपहर 3 बजे तक उस होटल में उससे मिलने आ जाएगी। मैंने सिर्फ हूँ में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया, क्योंकि इतना तो मैं जानती थी कि वह अपनी बीवी से सिर्फ हाँ या हूँ में ही बात करता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस होटल में रजत सिंघानिया जिस लड़की के साथ इतने दिनों से रह रहा है वह उसकी बीवी नहीं बल्कि प्रेमिका थी। अब मैंने इस बात का भी फ़ायदा उठाने का सोच लिया और इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। उसके बाद मैंने उसके सारे कपड़े बैग से निकाल कर ख़राब कर दिए और उसके जूते में कांच फोड़ फोड़ कर डाल दी और मोजों में भी थोड़ी सी कांच पीस कर भर दी। जो बाथ टब था उसमें रूम क्लीनर मिला दिया। आज जो मीटिंग होने वाली थी उसकी ज़रूरी फाइल्स भी वहीं पर पड़ी हुई थीं। मैंने उन सभी ज़रूरी कागज़ों पर इंक छिड़क दी। उसने अपने पीने के लिए वहाँ पर जूस मंगवा कर रखा हुआ था। मैंने उस जूस में उल्टियाँ होने की दवा मिला दी और चुपचाप उस रूम से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद रजत सिंघानिया अपने रूम में गया और मेरे प्लान के मुताबिक ही सारी चीज़ें होने लगीं। वह बुरी तरह से रूम के अंदर चीख चिल्ला रहा था। उसके पास कोई भी ठीक ठाक कपड़े नहीं बचे थे। उसने मेरे मैनेजर को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाया
और जब वह रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वह मेरे ही मैनेजर के कपड़े पहने हुए था। वह अजीब से कपड़े पहनकर मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, जूते में और मोज़ों में पड़ी हुई कांच उसके पैरों में घुसने लगी। उसके बाद उसने उन जूते और मोज़ों को निकाल कर फेंक दिया, लेकिन क्योंकि कांच पूरी तरह से उसके पैरों में घुस चुकी थी, इसलिए उसके पैरों से लगातार खून निकल रहा था। वह जैसे तैसे लंगड़ा कर मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था। तभी मैंने देखा कि उसकी जो प्रेमिका थी वह घबराई हुई उसके रूम में गई। शायद वह रजत सिंघानिया को ढूंढ रही थी, लेकिन वह तो वहाँ से जा चुका था। फिर वह हड़बड़ा कर नीचे की तरफ भागी। मैं भी मीटिंग रूम के बाहर पहुँची, लेकिन मेरे पहुँचते ही जो लोग वहाँ मीटिंग के लिए अभी कुछ देर पहले आए थे वह तो वहाँ से जा चुके थे। इसका मतलब मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। रजत सिंघानिया लड़खड़ाता हुआ और बहुत बुरी हालत में रोता हुआ बाहर निकला। वह अपना सर पीट रहा था कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तभी उसकी प्रेमिका भागते हुए उसके पास आई और बोली कि तुम मीटिंग के लिए क्यों नहीं आए? उन लोगों ने ये डील कैंसिल कर दी। वह उस पर बुरी तरह से चीखने लगा कि मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ। जब उसकी प्रेमिका ने उसकी हालत देखी और देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा है, तो वह उससे तरह तरह के सवाल जवाब करने लगी। लेकिन रजत सिंघानिया बुरी तरह से चीख रहा था। उसके बाद वह उसे सहारा देकर उसके कमरे में लेकर गई और मैनेजर से डॉक्टर को बुलाने को कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उस जूस ने अपना काम क्यों नहीं किया। मैं रजत सिंघानिया और उसकी प्रेमिका के रूम के अंदर जाने के बाद उसके कमरे के बाहर ही रूम क्लीनिंग का सारा सामान लेकर शांति से खड़ी हो गई और मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। तभी मैंने देखा कि उसकी प्रेमिका उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी रजत ने अचानक से उसके कपड़ों पर उल्टी कर दी, जिससे उसकी प्रेमिका बुरी तरह से बौखला गई और चिल्लाने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसके कपड़े खराब हो चुके थे, इसलिए उसकी प्रेमिका ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और इधर रजत भी दर्द से तिलमिला रहा था, इसलिए वह भी अपने कपड़े उतार कर इधर उधर घबराहट के मारे बिस्तर पर लेट गया। तभी सामने से मुझे एक औरत बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स और ट्रॉली बैग लेकर आती हुई दिखाई दी। वह दंदनाती हुई रजत सिंघानिया के रूम की तरफ ही चली आ रही थी। मैं तुरंत ही वहाँ से पीछे हटी और बाहर के दरवाज़ों को साफ करने लगी। वह जैसे ही अंदर गई, अंदर का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। मुझे 2-4 तमाचों की आवाज़ आई और रजत बुरी तरह से चीख रहा था कि नम्रता, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी प्रेमिका नहीं है। इधर जब रजत की प्रेमिका ने ये सुना कि वह उसे अपनी प्रेमिका मानने से इनकार कर रहा है, तो वह भी बुरी तरह से बौखला गई और उसने भी रजत को पीटना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर मेरे दिल को उस वक्त जो ठंडक मिल रही थी वह मैं बयान नहीं कर सकती। रजत को उसके किए की सज़ा मिल रही थी। उसकी पत्नी ने तुरंत ही ये ऐलान कर दिया कि अब वह उसे तलाक दे देगी और दोनों औरतें तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गईं और रजत उनके पीछे लंगड़ाता हुआ उन्हें समझाने की कोशिश में उनके पीछे जाता रहा और फिर वहीं लॉबी में गिर पड़ा। मैं धीरे से रजत के पास गई और उससे कहा, आज के बाद अगर किसी भी गरीब की इज्जत के साथ तुमने खेला तो समझ लेना ये तुम्हारा सबक था। और फिर मैं वहाँ से इस्तीफ़ा देकर चली आई। मेरी बात सुनकर अभिनव ने कहा, तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया रश्मि। ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे के चरित्र पर वह जिस तरह से उंगली उठा रहा है, पहले उसे अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैंने अभिनव से कहा कि क्या अब भी तुम ये जानना चाहते हो कि उस दिन रजत ने मेरे साथ क्या किया था? अभिनव ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे अब कुछ भी नहीं जानना। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। मेरे इतना कहते ही मेरे पीछे से मेरी सास की आवाज़ आई और वह बोली, लेकिन मुझे ये जानना है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मेरी सास मेरे कमरे के बाहर कब आ गई हमें पता ही नहीं चला। अभिनव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास उस वक्त बहुत गुस्से में थीं
और उन्होंने कहा कि मुझे आज हर हाल में पूरा सच जानना ही जानना है। उसके बाद मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि रजत सिंघानिया ने जब मुझे इतनी महंगी नाइटी पहने हुए देखा तो गुस्से में बौखला कर उसने उस नाइटी को खींच कर फाड़ दिया और मैं फिर बिना कपड़ों के उसके सामने आ गई। शर्म के मारे मैं तुरंत ही नीचे झुकी और पास ही पड़े अपने कपड़े उठाकर पहनने लगी, लेकिन वह इतना बेरहम निकला कि उसने मुझसे मेरे कपड़े छीन लिए और दूर फेंक दिए। मैं उसके सामने रहम की भीख मांगने लगी कि वह मेरे कपड़े मुझे वापस लौटा दे, लेकिन उस वक्त उसने मेरी एक भी ना सुनी। वह मुझसे बोला कि तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू इतनी महंगी नाइटी को हाथ भी लगाए, लेकिन फिर भी तूने उसे पहना, जो तेरा सबसे बड़ा गुनाह था। तेरे जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो अमीर घर के आदमियों के आगे खुद को परोसने के लिए तैयार रहती हैं ताकि उनसे कुछ पैसा ऐंठ सकें। तुझ में और कोठे वालियों में कोई भी फर्क नहीं है। अपनी तुलना एक कोठे वाली से होते देख मैं बुरी तरह से उस पर चिल्लाई कि अपनी बकवास बंद करो। पास ही टंगे हुए पर्दे से मैंने खुद को छुपा लिया। उसके बाद वह मुझ पर हंसते हुए बोला, अपना ये नाटक बंद कर। हर रात न जाने कितने मर्दों को उनके कमरों में जा जाकर फंसाती होगी और मेरे सामने सीधा बनने का ड्रामा कर रही है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इस बार तेरा किस रईस से पाला पड़ा है। तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। उसके बाद उसने वह पर्दा भी मुझसे छीन लिया और अपना फ़ोन निकाल कर मेरा वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत ही झटके से उसे धक्का दिया और फ़ोन उससे छीन लिया, लेकिन वह तुरंत ही संभल गया और मेरे साथ छीना झपटी करने लगा। मैंने उसका फ़ोन बाथ टब में फेंक दिया। ये देखकर तो वह और भी बुरी तरह से बौखला गया और मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगा जिन्हें मैं अपनी जुबान तक भी नहीं ला सकती। मैं रोए चली जा रही थी और वह मुझे बहुत कुछ बुरा बुरा सुनाता जा रहा था। मैं यही सोच रही थी कि क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या किसी गरीब की कोई इज्जत नहीं होती? उसके बाद उसने मेरे कपड़ों पर अपना मूत्र कर दिया और उस पर थूका भी और फिर बोला, तेरी यही औकात है, तू 2 कौड़ी की लड़की ऐसे ही कपड़ों के काबिल है, ना कि इस नाइटी के। उसके बाद उसने मुझसे कहा, अब निकल मेरे इस आलीशान कमरे से। पता नहीं कैसे कैसे घटिया और गिरे हुए गरीब कीड़े मकोड़ों को काम पर रख लिया जाता है, जो इतनी हाई फाई लाइफ स्टाइल देखकर पागल हो जाते हैं और खुद को जगह जगह बिस्तर पर परोसने लगते हैं। मैंने अपने वह कपड़े उठाए तो वह कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं रूम से बिना कपड़ों के निकल नहीं सकती थी। मजबूरन मैंने वही गंदे कपड़े पहने और वहाँ से रोते हुए बाहर निकल गई। मेरी इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी। मेरे अंदर का आत्मविश्वास टूट गया था। इस सबसे भी जब उसका पेट नहीं भरा तो अगले दिन उसने मेरी शिकायत मैनेजर से की और वही सब बातें उसके सामने भी दोहराईं और मुझे मेरे पूरे स्टाफ के सामने जलील किया। उसने जो भी मेरे साथ किया वह आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर अभिनव के सामने रो रही थी। तभी मुझे अभिनव ने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बस करो रश्मि, अब तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। मेरी सास ने भी मुझे आकर गले से लगा लिया। ये देखकर मैं थोड़ा हैरत में पड़ गई। वह मुझसे बोली, मेरी बच्ची, मैंने जानबूझकर तुम्हारे अंदर भरा हुआ ये दर्द निकलवाया ताकि मैं चाहती थी कि तुम एक बार इस दर्द को अपनी ज़ुबान से बयान करके जी भर के रो लो और हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द को भूल जाओ। उस आदमी ने जो कुछ भी किया वह उस आदमी की अपनी औकात थी जो उसने दिखा दी। सच में उस रात मैं कई सालों के बाद थोड़ा सुकून से सोई थी, क्योंकि मैंने पहली बार अपने साथ हुई उस ज्यादती को रो रो कर बताया था और अपने दिल का बोझ हल्का किया था। अभिनव ने मुझसे कहा कि तुमने उस आदमी के साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, बल्कि वह तो इससे भी ज़्यादा सज़ा पाने का हकदार था। करीब 1 महीने के बाद मैं अपने ऑफिस गई। मैं जैसे ही दरवाजे से अंदर पहुंची थी कि तभी मुझे सामने सोफे पर रजत सिंघानिया बैठा हुआ नजर आया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और कपड़े भी बहुत ही अस्त व्यस्त थे।
उसने जैसे ही मुझे देखा, वह मेरी तरफ तुरंत ही लपका, जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रहा था, और मेरे पैरों पर आकर गिर गया और रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि रश्मि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या किया और न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। वह किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था और एक ही रट लगाया जा रहा था कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो अभिनव भी मुझे माफ़ कर देगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन वह तो जैसे अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसके बाद तभी अभिनव वहाँ पर आ गए और उन्होंने सिक्योरिटी से कहकर उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। मैंने अभिनव से पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसकी ये हालत कैसे हुई? तो अभिनव ने बताया कि उन्होंने रजत सिंघानिया के सारे शेयर्स खरीद लिए और इसका बंगला भी नीलाम करवा दिया है और अब वह सड़क पर आ चुका है। मैंने अभिनव से कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अभिनव ने कहा, ज़रूरत थी, उसे कम से कम अब ये एहसास तो होना चाहिए कि दौलत के नशे में उसने एक औरत की बेइज्जती करके कितना बड़ा गुनाह किया है और उसकी ये सज़ा उसके गुनाह के बदले में बहुत छोटी है, लेकिन अभी तो उसकी सज़ा की शुरुआत है। अभिनव ने मुझे तुरंत ही गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रश्मि, और तुम्हारी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मैं अभिनव की आंखों में फ़क्र से देख रही थी और सोच रही थी कि इस आदमी ने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और मुझे कितना खुशकिस्मत बना दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।